बहुत ही बड़ी हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में एक बूढ़ी दादी और उसका एक पागल पोता महेश रहता था। उस औरत का छोटा पोता मोहन और उसका परिवार गांव से दूर एक शहर में रहते थे। इतनी बड़ी हवेली में बस एक शांता नाम की औरत अकेली ही काम करती थी। एक दिन दादी को शांता की चीखने की आवाज आती है। दादी, दादी बचाओ मुझे, बचाओ। शांति की आवाज सुनकर बूढ़ी दादी जल्दी से भागकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगती है कि तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो लुढ़कती हुई नीचे आ गिरती है। बूढ़ी औरत की चीख की आवाज सुनकर शांता वहां भागती हुई आती है। दादी, दादी ये क्या हुआ आपको? ये आप कैसे गिर गई? शांता जल्दी से दादी को उनके कमरे में लेकर जाती है और डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर आकर देखता है तो पता चलता है कि दादी को काफी गहरी मोच आई है। देखिए, आपको काफी गहरी चोट लगी है, इसलिए अब आपको दवाई के साथ थोड़ा आराम भी करना होगा। हे भगवान, बैठे बिठाए ये क्या मुसीबत लग गई मुझे। आप आखिर उन सीढ़ियों से गिरी तो कैसे गिरी? अरे मुझे तो ऊपर से तेरे चीखने की आवाज आई थी। लगता है जानबूझकर मुझे नीचे गिराने के लिए ही उसने ऐसा किया है। आपको ध्यान रखना चाहिए दादी, ये आजकल कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती जा रही है। अब चाहे कुछ हो जाए आप ऊपर बिल्कुल मत जाना। दादी बिस्तर पर पड़ी पड़ी बहुत बोर हो रही थी कि अचानक तभी शहर से उसके छोटे बेटे का फोन आ जाता है। कैसी हो दादी? अरे बेटा क्या बताऊं, कल मैं सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गई थी तो पैर में काफी गहरी मोच आई है। क्या बात कर रही हो दादी? आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं कल ही रीना और बच्चों को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखना, ओके? अरे नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ मत आओ। यहाँ शांता है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। मैं अब आपकी एक नहीं सुनूंगा, मैं कल आ रहा हूँ बस। मोहन की बात सुनकर तो दादी और परेशान हो जाती है, जैसे वो चाहती ही ना हो कि मोहन वहाँ आए। अरे दादी, ये आपने क्या कर दिया? आपको ये बात मोहन को नहीं बतानी थी। अब देखो, कल वो अपने परिवार के साथ आ रहा है, अब आप उसे ऊपर जाने से कैसे रोकेंगी? अब मेरे मुंह से निकल गया तो निकल गया, अब आने दे उसे। हम दोनों मिलकर सोच लेंगे कि क्या करना है, और वैसे भी वो 1-2 दिन में चला जाएगा, उसका काम धंधा भी तो है ना। अगली सुबह पूरा परिवार रामपुर के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों में वो दादी के पास पहुंच जाते हैं। बच्चे तो इतनी बड़ी हवेली देखकर बस खेलने निकल जाते हैं। मोहन और रीना दादी से मिलने जाते हैं कि तभी महेश वहां उनके सामने आ खड़ा होता है। मेरी शादी है, देखो देखो मेहमान भी आने लगे। चाचा ताई, देखो देखो मेरी शादी में मेहमान आने लगे। तुम लोग मेरी दुल्हन से मिलकर जरूर आना, वो ना वो ऊपर ऊपर। हाँ हाँ ठीक है, अभी तुम अंदर जाओ, तुम्हें अभी अपनी दवाई भी लेनी है ना। चलो जाओ यहाँ से, कुछ भी बोलते रहते हो। शांता की बात सुनकर महेश उदास होकर अंदर चला जाता है। मनोज और रीना को महेश की यह हालत देख बड़ा झटका लगता है। ये महेश भैया को क्या हुआ? जब मैं कुछ साल पहले यहाँ आया था तब तो वो बिल्कुल ठीक थे, और ये क्या शादी शादी दुल्हन दुल्हन बोले जा रहे हैं? अरे आप अंदर चलो, आपको दादी सब बता देंगी। मनोज अंदर जाता है और दादी से मिलता है। उसके बाद वो महेश की हालत के बारे में दादी से पूछता है। बेटा अब मैं क्या बताऊं, एक दिन जब महेश छत पर खड़ा किसी की बारात जाते देख रहा था तो अचानक जाने कैसे उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसके सर में इतनी गहरी चोट लगी कि वो पागल ही हो गया। बस तभी से शादी और दुल्हन जैसी बातें करने लगा है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है महेश भैया के साथ, पर हम उनका शहर से अच्छा इलाज करवाएंगे तो देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है। बातें करते करते काफी रात हो जाती है और फिर सबको नींद आने लगती है। शांता वहाँ आती है और उनको सोने को कहती है। हाँ ठीक है, मैं वही ऊपर वाले अपने फेवरेट कमरे में ही सोऊंगा। नहीं नहीं, ऊपर नहीं नीचे, वो ऊपर अभी सफाई नहीं हुई है ना इसलिए। मनोज दादी की बात मान जाता है और नीचे के कमरे में ही सो जाता है। बच्चे भी उनके साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। जब सब गहरी नींद में होते हैं और रात के करीब 12 बज रहे होते हैं तभी अचानक रिंकू को किसी के रोने की आवाज आती है। रिंकू इधर उधर देखता है पर वहाँ तो कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। आवाज ऊपर से आ रही होती है। इसके ऊपर जरूर कोई दूसरा कमरा है जिसमें कोई रो रहा है। रिंकू ऊपर देख ही रहा होता है कि अचानक छत में से किसी चुड़ैल का हाथ निकलकर बाहर आ जाता है। वो हाथ धीरे धीरे रिंकू की तरफ बढ़ रहा होता है
और उसे अपनी तरफ बुला रहा होता है। रिंकू की तो डर के मारे हालत बुरी हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से चिल्लाकर टीना को उठाता है और उसे वो चुड़ैल का हाथ दिखाता है, पर तब तक वो हाथ गायब हो चुका होता है। टीना को लगता है कि रिंकू उसे डराने के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए वो इसकी बात को झूठ समझती है और वापस सो जाती है। रिंकू भी बेचारा डर कर सो जाता है और अगली सुबह उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाता है। पर अगली रात भी रिंकू के साथ वही होता है। वो हाथ छत से निकलकर बाहर आ जाता है और रिंकू को अपनी तरफ बुलाने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। टीना, टीना उठो, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। रिंकू डर के मारे पीछे ही चलता रहता है और उसका पैर वहाँ पड़े कंचों पर पड़ता है और वो बड़ी बुरी तरह फिसलता है। रिंकू का सर फर्श पर लगने ही वाला होता है कि उस चुड़ैल का हाथ रिंकू को पकड़ लेता है और रिंकू को चोट से बचा लेता है। उसके बाद वो हाथ वापस रिंकू को अपनी तरफ बुलाने लगता है। इसने तो मुझे चोट लगने से बचाया है, मतलब ये किसी भली चुड़ैल का हाथ है जो शायद मुझे मारना नहीं चाहती बल्कि मेरी मदद जरूर चाहती है। रिंकू को डर तो लगता है, पर फिर भी वो उस चुड़ैल के हाथ को पकड़ता है और वो चुड़ैल उसे ऊपर खींच लेती है। रिंकू एक अंधेरे कमरे में खड़ा होता है और उसके सामने एक चुड़ैल होती है। चुड़ैल को देखकर रिंकू की हालत बुरी हो जाती है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है, ये मुझे मार डालेगी। और ये मैं कहाँ आ गया? ये किसका कमरा है? और तुमने मुझे ऊपर खींचा है ना? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, कभी नहीं। अब तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद करना होगा, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। आजाद? पर कैसे? और तुम्हें यहाँ कैद किसने किया? उस बुढ़िया ने जिसका पैर मैंने तोड़ दिया। वो तो मेरी परदादी है और वो तुम्हारे साथ ऐसे क्यों करेगी? वो तो बहुत अच्छी है। अच्छी? और वो उसकी वजह से ही तो मेरी आज ये हालत है, वरना मैं भी महेश के साथ आज खुश रह रही होती। चुड़ैल की बातें रिंकू को जरा भी समझ नहीं आती। वो तो बस बाहर जाने की जिद करता रहता है, पर चुड़ैल उसे कहीं भी बाहर नहीं जाने देती। अब अगले दिन सब रिंकू को ढूंढने लगते हैं, पर रिंकू का तो कुछ पता ही नहीं चलता। दादी और शांता अच्छे से समझ जाते हैं कि ये उस चुड़ैल का काम है, पर अब उन्हें ये समझ नहीं आता कि सबको वो क्या बोले और रिंकू को कैसे बचाए। अब बस एक ही जगह ढूंढने के लिए बचती है और वो होती है ऊपर वाला कमरा। मनोज ऊपर जाने लगता है तो शांता उसे रोक देती है और बहाने मारने लगती है। आखिर तुम लोग मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने देते? ऊपर जाने में दिक्कत क्या है? मेरा बच्चा खोया है, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे रिंकू को जाकर ढूंढना होगा। मनोज जिद करके ऊपर चला जाता है, पर अब शांता उसे वो कमरा नहीं खोलने देती। मनोज को अचानक से उस कमरे से रिंकू की आवाज आती है। वो तो अब किसी की बात को सुनने को तैयार ही नहीं होता और कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। कमरे के अंदर चुड़ैल और रिंकू को देख रीना और मनोज की तो सांसें अटक जाती है। मुझे पता था कि मेरा ऐसा करने से कोई इस कमरे का दरवाजा खोलेगा। अब मैं आजाद हो जाऊंगी। और अभी तो मुझे उस दादी से अपनी मौत का बदला भी लेना है। मेरे बच्चे को छोड़ दो। और ये तुम मेरी दादी को लेकर क्या क्या बोले जा रही हो? दादी बताओ ना, ये आपको लेकर ऐसे क्यों बोले जा रही है? अचानक वहाँ महेश भी आ जाता है और वो उस चुड़ैल के पास जाने की जिद करने लगता है। उसे उस चुड़ैल से जरा भी डर नहीं लगता। मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? कोई हमें सच सच बताओ। अब तो तुझे सबको सच बताना ही होगा। जब तू अपने मुंह से सारी सच्चाई बताएगी तभी मैं रिंकू को आजाद करूंगी, वरना मैं अभी इसकी जान ले लूंगी। नहीं नहीं, मैं सब कुछ सच बताती हूँ। ये चुड़ैल महेश की होने वाली बीवी थी। मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि ये बहुत ही गरीब घर की थी, पर महेश ने मेरे खिलाफ जाकर शादी कर ली और मैंने एक दिन मौका देखकर इसे इसके ही कमरे में आग जलाकर मार डाला। तभी वहाँ महेश आ गया और उसने सब देख लिया। उस दिन से महेश पागल हो गया। आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो दादी? सब लोग उस दादी को घर में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। चुड़ैल रिंकू को छोड़ देती है। उसका मकसद तो बस सबके सामने सच लाना होता है, जो वो कर देती है।